Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome to all of you again on the platform of CSS Brainry, and particularly this 3-day session, orientation sessions and demo classes for the April batch. You are doing all these things in order to get you prepared for CSS and PMS. Acha, the two sessions that are going to be held today is most important, the vital ones, because the majority of the students, unfortunately 90-95% of students fail in these two subjects. I am talking about English essay and English composition. वो तमाम बच्चे जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी, जो हमें ज्वाइन करना नहीं चाहते वो भी, आज का सेशन बड़े गौर से देखेंगे, बड़े गौर से सुनेंगे और उन बातों के ऊपर वो बच्चे अमल करेंगे. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं फिर से ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़, वीडियो और स्क्रीन शेयर सब सही से हो रही है? मुझे चैट में बता दें. अच्छा जी, ठीक है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेशन यू कैन आस्क मी इन द चैट एज वेल एज जो है चैट में पूछ लें, या आखिर में नोट डाउन करके सब क्वेश्चंस एक साथ मुझसे आप पूछ सकते हैं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. करंट अफेयर, ये तो बेसिकली दिस इज़ द क्लास ऑफ, हमारी ये थोड़ा सा स्लाइड्स आगे पीछे हो चुकी हैं. यहाँ पर हम इंग्लिश ऐसे कर देते हैं इसको, इंग्लिश ऐसे. ठीक है जी. दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन. ये सब लोगों को पता है. माय नेम इज़ आगा शरियार खान. आई बिलोंग टू द 48 CTB एंड करंटली एलोकेटेड इन पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस. दिस इज़ इंग्लिश एसेस ओरिएंटेशन सेशन. अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं. सबसे पहले ये बात करते हैं. देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम you should acknowledge that there is a problem and you should comprehend the problem. पहले उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए पहले तो ये समझना है कि वो प्रॉब्लम है क्या, और ये एक्नॉलेज करना है कि हाँ एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है क्या. फिर हम बताएंगे उसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं. यानी पहले तो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी है कि भाई 95% बच्चे जो है वो ऐसे के अंदर फेल हो रहे हैं. हर साल तकरीबन यही रेशो है स्टूडेंट्स का जो इंग्लिश ऐसे में फेल हो रहे हैं. यहाँ तक कि वो स्टूडेंट जो 700 प्लस मार्क्स या इतने मार्क्स लाते हैं कि अगर वो ऐसे क्वालिफाई कर जाए तो उनका टॉप हो, वो भी अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं. मेरा अपना दोस्त जिसने 3rd अटैम्प्ट में टॉप किया, वो 2 अटैम्प्ट्स में सिर्फ ऐसे में फेल था, जबकि उसके मार्क्स हर दफ़ा 700 प्लस थे. ठीक है. तो पहले हमें ये देखना है कि ये बच्चे आखिरकार फेल क्यों हो रहे हैं. ठीक है. ये पॉइंट या ये तमाम जो पहली स्लाइड से उसके ऊपर जो मैं पॉइंटर्स बताने जा रहा हूँ, ये तमाम इस वजह से हैं कि खुदा न खास्ता कहीं आप भी ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ CSS ये गलतियां ना दोहराएं. ठीक है ना. यानी ये गलतियां अडॉप्ट कर लें और फिर जाके अटैम्प्ट दें, फिर खुदा न खास्ता फेल हो जाए, फिर आपको दूसरी या तीसरी अटैम्प्ट में पता चले कि भाई ये तमाम गलतियों को नहीं दोहराना. सो इट इज बेटर टू नो द एरर्स, इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द एरर्स एंड देन अवॉइड दिस एरर्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. ठीक है. ये इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें की वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं और ये चीजें आपने अपनी प्रिपरेशन के अंदर नहीं अडॉप्ट करनी, इनको अवॉइड करना है. अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये तमाम पॉइंट्स CSS की जो एग्जामिनर की रिपोर्ट है, चाहे वो 2016 की हो, 17 की हो, 18 की हो, उनमें से ये पॉइंट लिए हुए हैं. आप बोलेंगे तो मैं आपको एग्जामिनर की रिपोर्ट भी दिखा दूंगा. लास्ट रिपोर्ट जी 2018 में आई थी, उसके बाद अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये तमाम पॉइंट्स वहीं से लिए गए हैं कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, ताकि आप लोग इन पॉइंट्स को अवॉइड करें. नंबर 1 जी, पैनिक एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. सबसे पहला पॉइंट, मैं हमेशा ये कहता हूं, प्रिपरेशन वगैरह बाद में आती है. सबसे पहला पॉइंट, द फेलियर इन द रीजन बिहाइंड फेलियर ऑफ इंग्लिश ऐसे इज पैनिक एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. यार मुझसे नहीं होगा ऐसे,
ऐसे बहुत मुश्किल है, पता नहीं हम पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं मैं पास कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। देखो वो बच्चा कितना अच्छा पढ़ता था, वो भी फेल हो गया। मेरा दोस्त ने या यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, फेल हो गया। उसके ए लेवल्स में इंग्लिश में जो है वो A+ था, फिर भी वो ऐसे में फेल हो गया। तो मैं तो गवर्नमेंट का पढ़ने वाला बच्चा हूँ, या मैं तो उर्दू मीडियम की स्टूडेंट हूँ, मैं किस तरह पास कर पाऊंगी डिस्पाइट प्रिपेयरिंग द होल ईयर। ये चीज आपको नहीं करनी, ये चीज आपको एट द एंड एसए में फेल करा देगी। जब आपने ड्यूरिंग द पूरे साल अगर आपने प्रिपरेशन की है, आज से आपने दिमाग में अपने ये रखना है कि आई कैन क्वालिफाई द CSS एंड आई विल क्वालिफाई द पेपर ऑफ इंग्लिश एसे। चाहे कोई पेपर हो ना हो पास, लेकिन मैं ये इंग्लिश एसे का पेपर जरूर पास करूंगा या करूंगी। बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूं, नाम तो नहीं लेता, लेकिन हमेशा हर बैच को ये स्टोरी मैं बताता हूं ताकि उनको पता चले। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, जब हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो वो मुझसे काफ़ी आगे था प्रिपरेशन के अंदर। वो पूरे ऐसे लिखता था। आज भी उसकी लैंग्वेज, उसकी एक्सप्रेशन, उसकी वोकैब मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे ऐसे के बारे में कुछ नहीं पता था। आई एम एट द मैच्योर लेवल 0। ही सडनली आस्क्ड मी कि भाई तुमने अभी तक कितने ऐसे लिखे। मैंने बोला ऐसे क्या लिखे, मुझे तो पता ही नहीं ऐसे किस तरह लिखना है। ठीक है, पूरे साल हम लोगों ने प्रिपरेशन की, वो बहुत आगे था, प्रिपरेशन करते चले गए। एट द एंड वी मेट इन द एग्जामिनेशन हॉल के बाहर हम लोग मिले। सुबह का टाइम था, 9 बजे पेपर होना था, कोई 9:15 8:30 बज रहे थे। वी वर स्टैंडिंग एंड बेसिकली टॉकिंग कैजुअली। तो मैंने उसको बोला यार अभी ऐसे का पेपर है, इंशाल्लाह वी विल क्वालिफाई दिस एग्जाम, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। एंड ही टोल्ड मी कि यार नहीं तुम ये कैसे कह रहे हो, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये भी फेल हो गया, मुझे तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं मैं जाके पैनिक ना कर जाऊं, पता नहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मैंने तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन की है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि पेपर बहुत मुश्किल होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एट द एंड रिजल्ट आता है, आई क्वालिफाई द एग्जाम, आई क्वालिफाई CSS, आई क्वालिफाई इंग्लिश एसे। ही अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन एसे। एक दफा नहीं, दोनों दफा। ठीक है, ये है। क्या उसकी प्रिपरेशन मुझसे खराब थी? नहीं। क्या उसकी राइटिंग मुझसे खराब थी? नहीं। क्या उसकी एक्सप्रेशन मुझसे खराब थी? नहीं। क्या उसको टेक्निकलिटीज नहीं आती थी? द आंसर इज नो। उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके पास पैनिक था, उसके ऊपर अपनी प्रिपरेशन के ऊपर यकीन नहीं था, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। द मोमेंट यू सेड नो ना, कोई भी आपको वो यस नहीं करा सकता, चाहे कोई टीचर जितना भी पढ़ा दे। द मोमेंट यू सेड यस, फिर आप उसकी जुस्तजू में लग जाते हैं कि इसको मैंने किस तरह पास करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रखना। यस, इंग्लिश एसे इज डिफिकल्ट बट इट कैन बी कनकर्ड। ये इम्प्रेग्नेबल नहीं है, इसको कनकर्ड किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। हर साल काफी बच्चे करते हैं, आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज से ही आपने नहीं सोचना या किसी से नहीं बोलना कि मेरा ऐसे पास होगा या नहीं होगा। हमेशा ये कहना है कि मेरा ऐसे ज़रूर पास होगा, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं, उसके ऊपर मेहनत करूंगी, ऐसे मैं ज़रूर पास करूंगा। सेकेंड जी, फ्लॉ इन प्रिपरेशन। आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर फ्लॉ होता है। अब फ्लॉ क्या है प्रिपरेशन के अंदर, ये कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जिसके ऊपर लोग काम नहीं करते, दैट इज व्हाई दे फेल्ड इन ऐसे। आप लोगों ने इन चीजों को अवॉइड करना है। पहला काम जी, लैंग्वेज एरर्स। ठीक है, पहला काम जी, लैंग्वेज एरर्स, इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, इनकरेक्ट सेंटेंसेस, ग्रामेटिकल एरर्स। मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छी लैंग्वेज का मतलब यह है कि आप सही ग्रामर के अंदर चीजें लिखें, और सही करेक्ट ग्रामर का मतलब है एटलीस्ट आपके टेंसेस सही होने चाहिए, आपको यूजेज ऑफ टेंसेस का पता हो। अगर आप इंग्लिश एसे के अंदर खासतौर पर उसकी आउटलाइन और इंट्रोडक्शन में ग्रामर की गलती कर रहे हैं, स्पेलिंग की गलती कर रहे हैं, आप इनकरेक्ट स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी आपको ऐसे पास नहीं करा सकता। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है आपकी लैंग्वेज कैसी है। और लैंग्वेज मैं जितना भी आपको पढ़ा दूं, कोई टीचर आपको जितना भी लैंग्वेज पढ़ा दे, लैंग्वेज आपकी रिटन लैंग्वेज की बात हो रही है। रिटन लैंग्वेज आपकी जब अच्छी होगी जब आप लिखेंगे। ठीक है ना, आपको कोई रनिंग करना कितनी भी सिखा देना, आपका स्टेमिना जब भी बिल्ड होता है जब आप भागना शुरू करेंगे।
पहले आप 1 किलोमीटर, फिर 2, फिर 3, अब एक टाइम आएगा 5-5, 7-7 किलोमीटर आसानी से भाग लेंगे। सेम इज द केस विद राइटिंग। शुरू में ये राइटिंग कैन नॉट बी डेवलप विद इन अ डे। कभी भी याद रखना, राइटिंग एक दिन में डेवलप नहीं होती है। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देखता हूं, मेरे पास आते हैं 1-2 महीना लिखते हैं और कहते हैं सर हमारे अंदर इंप्रूव नहीं आया, हम नहीं कर सकते, गिव अप कर जाते। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एक बहुत बड़े ऑथर्स ने, किसी ने उसको पूछा था कि आप इतनी अच्छी बुक्स लिखते हैं, किस तरह आप ये बुक्स लिखते हैं, आपकी तो बहुत अच्छी एक्सप्रेशन है। उसने आंसर दिया था कि लोगों को मेरी एक बुक तो नजर आती है, लेकिन इस बुक को लिखने के लिए मैंने कितने हजार पेजेस लिखकर फाड़ कर फेंके होते हैं, वो लोगों को नजर नहीं आता। तो हर अच्छा राइटर जो है वो उससे एक अच्छा आर्टिकल, एक अच्छा पेज, एक अच्छी बुक लिखने से पहले उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है। कभी भी आप आउट ऑफ द ब्लू जाकर एकदम बैठकर आपकी राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छी नहीं होगी। इस पॉइंट को कंक्लूड करते हुए एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने राइटिंग के ऊपर काम करना है। किस तरह करना है अभी आगे जाके बताएंगे, ये वो अभी तो एरर्स बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट, लैंग्वेज अच्छी है आपकी, हर चीज अच्छी है, टेक्निक भी आती है, हर चीज आती है। जो बच्चे फेल होते हैं, मेरी नज़र में जो बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं ऐसे में, वो अपनी लैंग्वेज की वजह से नहीं होते, टेक्निक की वजह से नहीं होते, वो किसी और चीज़ की वजह से नहीं होते, वो होते हैं फेल, दे बेसिकली फेल टू कॉम्प्रीहेंड द टॉपिक ऑफ एन एसे। वो टॉपिक को समझ ही नहीं पाते कि ये टॉपिक है किस चीज़ का। अगर समझ भी जाते हैं तो ये समझ नहीं पाते कि इसको ब्रेक डाउन करके लिखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसे आता है 2018 में, मेरे ख्याल में या 19 में, 18 में आता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड इट्स सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑन द रीजन एंड द वर्ल्ड। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड इट्स इंप्लीकेशंस ऑन द रीजन एंड द वर्ल्ड। बच्चे क्या करते हैं, पूरा सीपैक लिखकर आ जाते हैं, सीपैक इस दफा बना, इसलिए बना, यहां बना, वहां बना। आखिर में कोई 8वें 9वें पॉइंट्स के ऊपर उसकी कुछ इंपैक्ट्स लिखते हैं पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर, और कंक्लूड कर दिया। आपका ऐसे फेल हो जाएगा, 5 नंबर 7 नंबर पर ऐसे फेल हो जाएगा, बिकॉज द होल ऐसे इज अबाउट सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑन द रीजन एंड द वर्ल्ड। आपका पूरा ऐसे का 60 से 70% का जो हिस्सा है वो इंप्लीकेशंस के ऊपर होगा कि भाई इंपैक्ट्स क्या आ रहे हैं, सीपैक के इंपैक्ट्स क्या आ रहे हैं, उसके ऊपर ऐसे होगा। बट बच्चे को वो आता नहीं है। फिर दूसरी बच्चे गलती क्या करते हैं, सीपैक देखा, ठीक है भाई इंपैक्ट्स भी आते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इंपैक्ट्स लिख दिए, जो है वो आपके जो है वो चाइना के ऊपर इंपैक्ट लिख दिए, और बहुत सारे इंपैक्ट लिखे, आखिर में 2 पैराग्राफ इंपैक्ट लिख दिए दुनिया के ऊपर। अगेन आप फेल हो जाएंगे 20-25 मार्क के ऊपर। वजह ऐसे था सोशो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस ऑन द रीजन एंड द वर्ल्ड, यानी इसके 2 पार्ट हैं कि सीपैक के इंपैक्ट रीजन के ऊपर और दुनिया के ऊपर। यानी आपने ऐसे कंपैरेटिवली दोनों पे बराबर बराबर लिखना है, इन प्रोपोर्शन लिखना है। यानी अगर आप 40% के इंपैक्ट ऑन द रीजन बता रहे हैं तो फिर 40% ही आपको ऑन द वर्ल्ड बताना है। यह नहीं होगा कि आप जो है ऑन द रीजन के इंपैक्ट के ऊपर आप 10 पैराग्राफ लिख दें और ऑन द वर्ल्ड के ऊपर 2 पैराग्राफ लिखें, क्योंकि आपने ऑन द वर्ल्ड पर इंपैक्ट्स पढ़े ही नहीं है। आपने पढ़े हो या ना हो, यहां पर अगर आपके पास डेटा मौजूद नहीं है, इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, आप वो ऐसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसे अटेम्प्ट किया, यू विल बी फेल इन द ऐसे मिजरेबली। ये गलती करते हैं बच्चे। हमारा पूरा ऐसे जब आपका सेशन आप ज्वाइन करेंगे, पूरी 1 से 2 क्लासेस मैं 15 इयर्स के जो है वो पास्ट पेपर से टॉपिक लाता हूं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि भाई इनके टॉपिक्स को समझना किस तरह। अभी 2020 या 21 में ऐसे आता है ग्लोबलाइजेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है, इसको किस तरह करना है। अब बच्चे क्या करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के मेरिट्स बहुत ज्यादा लिख देंगे, डीमेरिट्स 2 या 3 लिख देंगे, या डीमेरिट्स बहुत ज्यादा लिख देंगे, मेरिट्स कुछ लिख देंगे। द आंसर इज नो। द पॉइंट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। जितने आपने मेरिट्स बताने हैं 8 से 10 पैराग्राफ, उतने ही डीमेरिट्स पे लिखने हैं। 19-20 हो सकता है, लेकिन आप पूरा ऐसे टॉपिक ही समझना छोड़ देते हैं। देन सवाल आया आईटी कर्स और ब्लेसिंग। आईटी कर्स है और ब्लेसिंग है। अब अगर टॉपिक होता कर्स एंड ब्लेसिंग तो हम बराबर बराबर लिख देते। अब यहां पर एंड नहीं है, यहां पर क्या है और। तो इसको किस तरह टैकल करेंगे।
सेम इज द केस विद, कभी कभी हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं क्वेश्चन बनकर कि आर करंट वॉर्स होली वॉर्स, कि क्या अभी की जो वॉर्स हैं क्या वो होली वॉर्स हैं, तो जो क्वेश्चन बनकर आ जाए उसको किस तरह टैकल करना है। या फिर कभी कभी स्टेटमेंट आता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड हैव लिमिटेशंस, ये क्वेश्चन नहीं है, ये लिखा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड हैव लिमिटेशंस। बच्चे लिखकर आ जाते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट हैव लिमिटेशंस, बट वो आपसे पूछ तो नहीं रहा, दिस इज द टाइटल, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। तो बहुत सारी वैरायटी की चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी आंसर आता है, कभी और आता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है, कभी स्टेटमेंट आ जाता है, कभी दो टॉपिक मिलकर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग पावर डायनेमिक्स एंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2020 में ऐसे आया। बच्चा क्या करता है, समझता है ये दो अलग टॉपिक्स हैं, एक जगह पावर डायनेमिक्स लिख देता है, एक जगह फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की लिख देता है, बट ये तो टॉपिक था ही नहीं। ये तो बिल्कुल एक मिक्स्ड टॉपिक है जिसमें आपको बताना है कि पावर डायनेमिक्स दुनिया की चेंज हो रही है और इस चेंजिंग पावर डायनेमिक्स की वजह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या चैलेंजेस, क्या अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अपने आप को किस तरह अलाइन कर सकती है चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स के साथ कि हमें मैक्सिमम एडवांटेजेस मिले और मिनिमम हमारा लॉस हो। यह था पूरा ऐसे। बट बच्चों ने क्या समझा? द आंसर इज नो। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल टू कॉम्प्रीहेंड द टॉपिक ऑफ एन एसे। टॉपिक ही समझ में नहीं आया। अभी मैंने एक रिसेंटली अपने मॉक में अपने पेपर में दिया था, अभी 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स ऑफ जेंडर पैरिटी। दोबारा से बताता हूं, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स ऑफ जेंडर पैरिटी ऑन वुमेन एंड सोसाइटी। ये टॉपिक था कि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स ऑफ जेंडर पैरिटी ऑन वुमेन एंड सोसाइटी। अब बच्चे ने क्या किया, जेंडर पैरिटी का वर्ड समझा ही नहीं। उसको लगा जेंडर पैरिटी का मतलब है जेंडर इनइक्वालिटी, उसने सब कुछ लिखकर आ गया, फेल कर दिया। एक बच्चे ने पूरी चीजें बताई, जेंडर पैरिटी है क्या, किस तरह डेवलप होती है, उसकी कॉजेज क्या है, क्यों है, एंड में जाके कोई 7वें 8वें पॉइंट्स के ऊपर उसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स बताए। पूरा ऐसे जिस चीज के ऊपर था वो चीज सिर्फ आप आखिर में कवर कर रहे हैं, फेल कर दिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था आपका कि पैनिक और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं करना। दूसरा था प्रिपरेशन में मसला। प्रिपरेशन में पहला सब पॉइंट है लैंग्वेज एरर्स को अवॉइड करना, और फिर जो सबसे ज्यादा काम करना है कि कॉम्प्रीहेंड करें। देखिए 10 टॉपिक आएंगे, 10 टॉपिक को देखकर हमें समझ में आ रहा होगा जो टॉपिक हम करेंगे ना, खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि हमने पूरे, अक्सर आपने सुना होगा एस्पायरेंट से मैंने 20 पेजेस लिखे, मैंने 22 पेजेस लिखे, 25 पेजेस देखे, देखो मैं फेल हो गया, मुझे 5 नंबर दे दिए। मैं पूरा ऐसे लिख कर आया, मुझे 2 नंबर दिए। वो इसी वजह से दिए हैं कि दे फेल टू कॉम्प्रीहेंड द टाइटल। टाइटल कुछ था, आप लिखकर कुछ आ गए। इसके ऊपर पूरी 1-2 क्लासेस होती हैं, 15 साल के आपको मैं समझाता हूं। एंड आएगा तो किस तरह, और आएगा तो किस तरह, क्वेश्चन बनकर आएगा तो किस तरह, टाइटल आएगा तो किस तरह करेंगे हैंडल। ठीक है ना। अब लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। दूसरे जो टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं मार्केट में, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइटल के ऊपर काम नहीं करते, बाकी सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं। बच्चा बाकी सारी चीजें तो सीख गया, लेकिन टाइटल ही समझ में नहीं आया तो क्या होगा। आपको गाड़ी चलाना आती है, आपको सेफ्टी का पता है, हर चीज पता है, लेकिन आपके पास मैप ही नहीं है कि कहां जाना है। आप अपनी डेस्टिनेशन पे ऊपर कभी भी नहीं पहुंचेंगे। आप सारे रूल्स फॉलो कर लें, हर चीज फॉलो कर लें, आप गलत जगह पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। फिर जो आपके साथ जी मसला होता है, आउटलाइन आपकी इनकॉम्प्रेहेंसिव होती है, काफी बच्चों की आउटलाइन कॉम्प्रेहेंसिव नहीं होती, इररेलेवेंट इंट्रोडक्शंस होते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर मसले होते हैं, और दूसरे टेक्निकल फ्लॉज की वजह से काफी बच्चे फेल हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट यहां पे ये बताना चाहूंगा कि बच्चे इस वजह से भी फेल होते हैं, जो मैंने करंट अफेयर्स में ही बोला था कि हर पैराग्राफ को आपने एविडेंस के साथ सब्सटेंशिएट करना होता है। बच्चे सब्सटेंशिएट नहीं करते। हर पैराग्राफ के साथ आप हर पैराग्राफ को सब्सटेंशिएट करना पड़ता है, आइदर एग्जाम्पल और कोटेशन और स्टैटिस्टिक्स या डाटा के साथ। बच्चे सिर्फ हवाई बातें करते हैं कि भाई कोविड की वजह से ये हो गया, वो हो गया, सीपेक की वजह से ये चेंज आ जाएगा, सीपेक की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? क्या है आपके पास एविडेंस? क्या है आपके पास एग्जाम्पल? क्या है आपके पास स्टैटिस्टिक्स? क्या है आपके पास कोटेशन? एविडेंस बेस्ड बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी।
ठीक है, बच्चे एविडेंस बेस्ड बात नहीं करते, एट द एंड दे फेल इन ऐसे, सिंपल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन अ मेन इशू जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल होता है, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। हर चीज आती है, टॉपिक समझ गए, लिखते अच्छा है, एविडेंस है, इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिस नहीं है। जब प्रैक्टिस नहीं होगी, यू कैन नॉट राइट अ 2500 words essay in a given frame of time, in a given amount of time, that is 3 hours, 180 minutes. आप नहीं लिख पाएंगे, प्रेशर होता है, पहला पेपर होता है, CSS का एक अपना थोड़ा सा प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, नहीं लिख पाते। इसका सिंपल तरीका यह है कि हम क्या करेंगे, इसका सिंपल तरीका यह है कि हम उससे पहले प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस भी स्टॉप वॉच के साथ करेंगे, ताकि हमें पता हो कि हम 3 घंटे में लिख भी पाते हैं या नहीं लिख पाते। देखिए, अभी तो मैं बता रहा हूं ना, अभी टॉपिक बेस्ड डिस्कशन नहीं कर रहे कि मीनिंग और इस ऐसे का क्या मतलब था, ऐसे अभी तो मैं जनरलाइज चीजें बता रहा हूं जिसके ऊपर आपने काम करना है। अब इन तमाम चीजों को आपने अवॉइड करना है। देखिए ना, अब आपको पता चल गया, अब आप मुझसे पढ़ें या ना पढ़ें, आपको एक पॉइंट पता चलेगा कि भाई टॉपिक को समझने के लिए भी मुझे काम करना है, ठीक है, मुझे लैंग्वेज पर काम करना है, पैनिक नहीं होना, एविडेंस गैदरिंग पे ऊपर काम करना है। अब चाहे आए ना आए, इट्स अप टू यू, कोई कंपल्जन नहीं है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं आप लोग, अभी कल मुझसे कोई पूछ रहा था, क्या शायद व्हाट्सएप पे क्लास में, कि सर ऐसे की कोई बुक बता दे। मैंने बोला ऐसे की कोई बुक नहीं होती, अगर आप बुक भी ले लेंगे जस्ट अ क्रैम्ड नॉलेज, या मैं आपको आउटलाइन भी पढ़ाता हूं या इंट्रोडक्शन अभी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो मैं ये बोलूंगा कि इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, इट्स जस्ट अ मॉडल, अ प्रोटोटाइप है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। वो चाइनीज प्रोवर्ब है ना, डू नॉट गिव मी फिश बट टीच मी हाउ टू फिश। मैं आपको रेडीमेड चीजें नहीं दूंगा, मैं आपको सिखा रहा हूं कि करना किस तरह है। मैं रेडीमेड चीजें सिर्फ इस तरह से देखो ताकि आप उससे सीखें। देखिए, एग्जामिनर भी आपसे यही कह रहा है, एग्जामिनर 2018 की रिपोर्ट में कह रहा है कि रिलायंस ऑन क्रैम्ड नॉलेज, बच्चों का जो रिलायंस है वो क्रैम्ड नॉलेज के ऊपर है। आप रिपीटेशन करते हैं स्टीरियोटाइपिकल इंफॉर्मेशन की, हर चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो चीजें पता है उसी को दोहराए जा रहे हैं। A significant number of candidates do not have clear sense of essentials of a comprehensive essay. काफी बच्चों को पता ही नहीं है कि ऐसे के essentials क्या है, आउटलाइन कॉम्प्रेहेंसिव किस तरह बनानी है, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं, रेलिवेंट इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ की टेक्निक क्या है, ट्रांजिशन पैराग्राफ की टेक्निक क्या है, कंक्लूजन की टेक्निक क्या है, ठीक है ना। तो यू मस्ट नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ स्टैंडर्ड एसे, ठीक है ना। आपने एक एसे और अदर राइटिंग फॉर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। मैं तो काफी दफा देखा है स्टूडेंट ऐसे में हेडिंग डालना शुरू कर देते हैं, फॉर द गॉड सेक दिस इज एन एसे। ये करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स के सवाल नहीं है कि आप हेडिंग्स डाल के, चार्ट ग्राफ्स डाल के बताएंगे। 2017 की एग्जामिनर रिपोर्ट देखें जी, द स्टैंडर्ड एसे वाज एग्जामिनिंग ऑन द फुटेज ऑफ आर्गुमेंट, कंटेंट, लैंग्वेज एंड इंटेलेक्चुअल सिग्निफायर। देखिए, मैंने सबकी बात की है कि भाई आप आर्गुमेंट का क्या मतलब है, उसको एविडेंस बेस करें, कंटेंट आपके पास एविडेंस इंफॉर्मेशन होगी, लैंग्वेज और फिर इंटेलेक्चुअल सिग्निफायर कि आप कितना अच्छा आर्गुमेंट दे रहे हैं, कितना एक इन डेप्थ आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वर अनएबल टू आइडेंटिफाई द डॉर्मेंट कंटेंशन इन टॉपिक्स, जो उसकी डॉर्मेंट डायमेंशंस हैं जिसको आपने कवर करना चाहिए उसको आप कवर ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक देख रहा था ऐसे का टॉपिक, वो था कि Is biased media biased media? Is biased media a real threat to Pakistan's democracy? So first of all, you have to comprehend what is mean by biased media. Biased media होती क्या है, उसकी कितनी तरीके के टाइप्स है। एक ओमिशन बाइस होता है, एक प्रेजेंटेशन बाइस होता है, फिर मीडिया की कितनी तरीके को आप उसको तोड़ेंगे, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर वो किस तरीके से जो है वो डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है, उसके में उसको सही कैसे किया जा सकता है। क्या बाइस्ड मीडिया सिर्फ थ्रेट ही है या उसके कोई फायदे भी हैं, यानी आपने तमाम 360 डायमेंशन में उसको कवर करना है। फिर वही वाली बात आपकी जो है वो स्ट्रक्चर, मैंने ये बोला था कि तमाम पॉइंट जो मैंने लिखे ये रिपोर्ट से लिखे, सेंटेंस स्ट्रक्चर मसला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ एसेस वर मेडिकोर एंड कैंडिडेट्स were unable to grasp the topic of the essay। जो मैंने आपको पूरा बताया कि कैंडिडेट समझ ही नहीं पाते कि टॉपिक है क्या, तो फिर लिखेंगे क्या। ये आ गई जी 2016 की रिपोर्ट, 81% फेलियर रेट। आइडियाज प्रेजेंटेड वर रैंडम, ये भी आप लोगों का मसला है।
आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि आइडियाज एक अच्छे ऐसे में प्रेजेंट किस तरह करने, कॉजेज या चैलेंजेस कुछ बताए हुए, सॉल्यूशंस किसी और चीज के बताए हुए। भाई आप एक ऐसे में कह रहे हैं कि प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसपेरेंसी की है, प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी की है, प्रॉब्लम इसकी है, और आप सॉल्यूशंस में कुछ और बता रहे हैं। भाई सॉल्यूशंस और चैलेंजेस या सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम आपस में अलाइन होने चाहिए। जो आपने पहला प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन भी उसका बताना चाहिए। आप लोग बस जो याद करके आए हुए हैं या कहीं से पढ़ा हुआ होता है, रैंडमली ऐसे के अंदर लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। जो चैलेंजेस हैं उसी के सॉल्यूशंस होंगे, फिर सॉल्यूशंस भी प्रैक्टिकल होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि पॉवर्टी खत्म कर दो, महंगाई खत्म कर दो, इस तरह नहीं होता, प्रैक्टिकल वे में होता है। अक्सर मैंने देखा है यूएस चाइना टसल के ऊपर मैं ऐसे देता हूं अक्सर बच्चों को लिखने के लिए। उसमें बच्चे लिखते हैं कि सॉल्यूशन में कि बायलैटरल डायलॉग कराया जाए, देयर शुड बी बायलैटरल डायलॉग बिटवीन यूएस एंड चाइना, या मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के ऊपर डायलॉग होना चाहिए। भाई कौन सा प्लेटफॉर्म, कहां पर होना चाहिए, उसका एजेंडा क्या होना चाहिए, बायलैटरल किस तरह डायलॉग होगा, किस चीज के ऊपर होगा, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा, किस लेवल के ऊपर होगा। रैंडम नहीं देने आपने, मतलब एक जो गली में बंदा चल रहा है उसके सॉल्यूशंस नहीं देने। यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट वन ऑफ द हाईएस्ट एग्जामिनेशन इन पाकिस्तान, बल्कि दी हाईएस्ट एग्जामिनेशन इन पाकिस्तान। अनेबल टू बिल्ड एन आर्गुमेंट फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स। मैंने आपको बताया कि आर्गुमेंट आपको मल्टीपल एंगल से कवर करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आता है 2018 में सोशल मीडिया प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। तो आपने प्रोस्पेक्ट्स को फिर डिवाइड करना है कि भाई सोशल प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स क्या है, स्ट्रेटेजिक प्रोस्पेक्ट्स क्या है, इसी तरह सोशल चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस क्या है। देन फिर आपने उसके सॉल्यूशंस बताने कि भाई पॉलिटिकल डोमेन में इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, सोशल डोमेन में किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल डोमेन में रह के इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक ही आर्गुमेंट्स को आपने मल्टीपल एंगल से कवर करना है, तब जाके आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे होता है। फिर मैंने आउटलाइन की भी आपको बात की, देखें यहां पे लिखी हुई आउटलाइन ऑफ वाज नॉट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड। आउटलाइन में आप वन वर्ड लिख देते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्फ्लेशन। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन, सीपैक, कोविड-19 एंड पाकिस्तान इकोनॉमी, उसमें लिख देंगे जीडीपी। क्या जीडीपी, या इंक्रीजिंग जीडीपी, इसका क्या मतलब, या डिक्रीजिंग जीडीपी। भाई डिक्रीजिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू शटिंग डाउन ऑफ इंडस्ट्रीज, पूरा एक सेंटेंस लिखते हैं या फ्रेज लिखते हैं, आप लोग आउटलाइन भी तबाह और बर्बाद होती है। इन मेनी आंसर स्क्रिप्ट एस्पेक्ट मेंशन द आउटलाइन वाज नॉट डिस्कस इन द एसे। अगेन कुछ लोग इस तरह भी करते हैं जो कि अपने आप को धोखा देना या एग्जामिनर को धोखा देने के बराबर है, कि आउटलाइन बड़ी अच्छी बना देते हैं और फिर ऐसे में चीज़ें वो मेंशन नहीं करते। तो ये तो कभी भी नहीं करना, ये आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो ये पूरी डिस्कशन से आपको क्या पता चला, इस पूरी डिस्कशन से आपको यह पता चला कि भाई फेलियर किस वजह से होता है। फेलियर वजह होता है पैनिक ना होने की वजह से, पैनिक होने की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रिपरेशन। लैक ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास आ जाएगा लैंग्वेज एरर्स, कॉम्प्रहेंशन ऑफ टाइटल में मसला, आउटलाइन, इसके अलावा हमारे पास जो है बाकी टेक्निकलिटीज, और फिर आपकी लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और खास तौर पे उनको फिर सब्सटेंशिएट करना एविडेंस बेस्ड, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइम मैनेजमेंट, जिसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है, जिसको इन चीजों को आपने अवॉइड करना है और उनके ऊपर काम करना है। अब आ जाते हैं आपने किस चीज को, इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट ऐसे आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। हम आपको किस तरह प्रिपेयर कराएंगे इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, यानी जो बच्चे नहीं करना चाह रहे ज्वाइन, उनके लिए पॉइंट्स हैं, जो करना चाह रहे हैं वो भी अपने जहन में रखें कि किन पॉइंट्स के ऊपर करेंगे। सबसे पहले करेक्ट टेक्निक के ऊपर आप काम करेंगे। लैंग्वेज के ऊपर तो थ्रू आउट चलता ही रहेगा, उसके बाद सबसे पहले क्या है, करेक्ट टेक्निक। अब टेक्निक में क्या क्या चीजें आएंगी, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टाइटल, टाइटल को समझना, बॉडी पैराग्राफ्स किस तरह बनते हैं उनको समझना, एक कॉम्प्रहेंसिव आउटलाइन किस तरह बनानी है उसको समझना, टू द पॉइंट रेलिवेंट इंट्रोडक्शन किस तरह लिखते हैं, एंड कंक्लूजन किस तरह लिखने हैं इसको समझना। यानी अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, लैंग्वेज तो थ्रू आउट चलती रहेगी, आपने करेक्ट टेक्निक के ऊपर काम करना है, जिसमें टाइटल, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, ट्रांजिशनल पैराग्राफ और कंक्लूजन, इसके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। फिर आपने करना है कि भाई मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगा। मुझे जो है वो इंट्रिकेसीज ऑफ एसे का पता चल गया, ठीक है,
अब मुझे प्रिपरेशन किस तरह प्लान करनी है। तो देखो, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के दो तरीके हैं, दो तरीके से लोग इस चीज की प्रिपरेशन करते हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूं। पहला है जी टॉपिक सेंट्रिक प्रिपरेशन, दूसरा है जी इशू सेंट्रिक प्रिपरेशन। पहला क्या है? टॉपिक सेंट्रिक प्रिपरेशन, दूसरा है इशू सेंट्रिक प्रिपरेशन। टॉपिक सेंट्रिक प्रिपरेशन क्या है? टॉपिक सेंट्रिक प्रिपरेशन ये है कि मैं आपको सारी चीजें सिखा दूं, फिर मैं आपको कल बोलूं कि भाई कल आपका टेस्ट है, जैसा अभी मैंने बोला, इज मीडिया रियल थ्रेट टू पाकिस्तान डेमोक्रेसी, इज बाइस मीडिया रियल थ्रेट टू पाकिस्तान डेमोक्रेसी। आप जाएं, एक हफ्ते बाद आपका ये टेस्ट है, आप जाएं इस टॉपिक को प्रिपेयर करें, आए टेस्ट दें 3 घंटे में और चले जाएं। फिर मैं आपसे बोलूं भाई नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट है कोविड-19 एंड इट्स इंपैक्ट्स ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, आप जाएं नेक्स्ट वीक, आए फिर टेस्ट दें, चले जाएं। फिर मैं बोलूं कि भाई जेंडर इक्वालिटी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वुमेन एंड सोसाइटी, आप प्रिपेयर करके आप आए टेस्ट दें, चले जाएं। ये चीज है आपकी टॉपिक सेंट्रिक प्रिपरेशन। ये चीज सही नहीं है। वजह यह है कि इसके अंदर सिर्फ आपका एक टॉपिक प्रिपेयर होगा, उस टॉपिक से हटकर अगर कोई और चीज उस इशू पर आ गई तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इशू सेंट्रिक प्रिपरेशन। इशू सेंट्रिक प्रिपरेशन क्या है कि मैंने आपको तमाम टेक्निक सिखाई, फिर मैंने आपको बोला कि भाई इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एक इशू है, उसके ऊपर जो रिसर्च या जो उसकी डायमेंशंस बनती हैं वो आप प्रिपेयर कर आए। मैंने आपको टॉपिक्स नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ इशू बताया इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और बोला कि इसके ऊपर जितनी डायमेंशंस बन सकती हैं आपके ख्याल में वो आप प्रिपेयर करें। मैंने आपको कुछ डायमेंशंस बता दी कि भाई इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी पाकिस्तान भी आ सकता है, टैक्स से रिलेटेड भी ऐसे आ सकता है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी ऐसे आ सकता है, एफएटीएफ के ऊपर भी ऐसे आ सकता है। मैंने कुछ डायमेंशंस बता दी, कुछ डायमेंशंस आपने सोची, फिर आपने एक हफ्ते के अंदर उस पूरे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को अच्छे से तैयार किया। आप 1 वीक के बाद वापस आए, मैंने इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डिफरेंट डायमेंशन के ऊपर कोई 4 ऐसे दिए जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट किया। इससे फायदा यह है कि अब आप ये बोल सकते हैं कि आई हैव प्रिपेयर्ड द इशू ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब इसके ऊपर कोई भी ऐसे आता है, यू कैन इजिली अटेम्प्ट इन एन एग्जाम। टॉपिक बेस्ड में ये नहीं था, टॉपिक में ये था कि मैं सिर्फ आपको बोल दूं कि भाई एक प्रिपेयर करो ऐसे के टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे प्रिपेयर करके और आओ और ऐसे देके चले जाओ। लेकिन अगर टैक्स की जगह एक्सपोर्ट्स पर आ गया ऐसे, आप फंस जाएंगे, डेट क्राइसिस पर आ गया, आप फंस जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसी तरह मैंने आपको एक बताया कि भाई कोविड-19 एक डायमेंशन है, एक इशू है, उसको प्रिपेयर करें आप। कोविड-19 इकोनॉमी, कोविड-19 ग्लोबलाइजेशन, कोविड-19 जो है वो पॉलिटिकल डोमेन है, उसकी टेक्नोलॉजिकल डोमेन है, आपने सब चीजें प्रिपेयर की। आप आए, कोई भी 4 ऐसे है, आपने उसके ऊपर अटेम्प्ट कर लिया। अब आपकी पूरी कोविड-19 की जो डायमेंशन है या इशू है वो तैयार है, कोई भी ऐसे आता है, यू कैन अटेम्प्ट इट। बट टॉपिक सेंट्रिक प्रिपरेशन के अंदर ये चीज नहीं है, उसके अंदर तो हजारों टॉपिक हैं, आप कितने प्रिपेयर करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी? इशू बेस्ड स्ट्रेटजी। और आई एम टेलिंग यू इन दिस सेशन कि अगर आप 15 इशू, मिनिमम 15 इश्यूज को तैयार करके चले जाते हैं, यू कैन इजीली अटेम्प्ट एन एसे इन एन एग्जामिनेशन। और 15 इश्यूज अगर आप करके चले जाते हैं, 15 इश्यूज का मतलब है जिस तरह मैंने आपको चीजें बताई, करके चले जाते हैं, आपका आराम से ऐसे हो जाएगा। 15 एसेस की बात नहीं कर रहा, 15 इश्यूज की बात कर रहा हूं। एंड उसमें इकोनॉमी कोई भी आ जाए आप कर पाए, एजुकेशन, पॉपुलेशन, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, और फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, कोई दूसरी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपने करनी है। यहां तक कोई क्वेश्चन जी? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी, यस और नो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। ये चीज समझ में आई, ये डिफरेंस, ठीक है, कि इशू बेस्ड और टॉपिक बेस्ड प्रिपरेशन, यानी पहले आपने टेक्निक सीख ली, फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, देन है जी प्रैक्टिस एंड फीडबैक, जो अगेन आपको थ्रू आउट द ईयर करनी है, इस बैच के खत्म होने के बाद भी करनी है। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद उसको चेक करा के फीडबैक जरूर लेना है। हमारे बच्चे गलती क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, चेक नहीं करवाते। चेक करा के फीडबैक लेना है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जो टेस्ट या प्रैक्टिस भी करनी है वो 3 आवर्स के टाइम में करनी है,
जिस तरह आप पेपर में करते हैं, वही पेन यूज करना है, वही पेपर यूज करना है ताकि आप आदी हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन कैन आई अप्रोच, जो मैं हमेशा कहता हूं, कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट अप्रोच। कंप्लेसेंट नहीं होना कि बस ठीक है मैं ऐसे आता है, मैं प्रो हो गया हूं या मैं प्रो हो गई हूं इसके अंदर और मैं एक्सपर्ट हो गई हूं ऐसे और मैं दूसरों का चेक करूंगा, अब मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो इतने लिख लिया, अप्रैल से लेके जुलाई में मैंने 15 ऐसे लिख लिए, अरे मैं तो प्रोफेशनल हो गया। नो, you have to work on constant and never ending improvement approach. You have to improve yourself till February 2023 तक, उसके बाद आपने जाके ऐसे देना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, लैंग्वेज तो चलती रहेगी, उसको इंप्रूवमेंट तो चलता रहेगा, वो तो हर पेपर में जरूरत है। फर्स्ट इज टेक्निक, देन इज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दैट इज इशू बेस्ड, थर्ड वन इज प्रैक्टिस, टेस्ट एंड फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, constant and never ending improvement, never be complacent, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं करेक्ट टेक्निक के ऊपर जी। वोकैब आपको किस तरह इंप्रूव करनी है या हम आपको किस तरह लेके चलेंगे। मेरा हमेशा आइडिया होता है कि मैं बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से। यानी एक ऐसे का बेसिक क्या है, ऐसे है क्या बेसिकली, ऐसे इज बेसिकली अ कंपोजिशन और ऐसे इज कंसिस्ट ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। ऐसे किसके ऊपर है, पैराग्राफ के ऊपर कंसिस्ट करता है। पैराग्राफ किस चीज के ऊपर कंसिस्ट करता है, पैराग्राफ इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। एंड व्हाट इज सेंटेंसेस, सेंटेंसेस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सो आई स्टार्ट टीचिंग essay इन एवरी पेज फ्रॉम द यूजेज ऑफ वर्ड। ये जो पिरामिड है ना, इसका पूरा जो बेस है वो वर्ड के ऊपर है। इफ यू डू नॉट नो द करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड, आपका सेंटेंस सही नहीं होगा, सेंटेंस सही नहीं हुआ तो पैराग्राफ में मसला आएगा, एंड पैराग्राफ गलत हुआ तो ऐसे पूरा उड़ जाएगा। तो सबसे पहले हमने काम किस पर करना है, उस पर एक आधी क्लास लगती है, मैं आपको सिर्फ ये बताता हूं, करेक्ट यूजेज ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है ना। एंड करेक्ट यूजेज ऑफ वोकैबुलरी क्यों, मुश्किल लफ्ज यूज नहीं करने, बट मोनोटोनस लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, एक ही लफ्ज बार बार यूज ना हो, चैलेंजेस 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 चैलेंजेस, देन वो मोनोटोनस लैंग्वेज लगती है। फिर कुछ अच्छे वर्ड होते हैं जिसकी वजह से आपका पूरा एक्सप्रेशन इंप्रूव हो जाता है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। यानी हम सबसे पहले किससे शुरू करेंगे, वर्ड से, करेक्ट टेक्निक, करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वन वर्ड आ जाता है, फ्रेजल वर्ड्स आ जाते हैं, इडियम्स आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं। देन हम मूव करेंगे सेंटेंसेस के ऊपर, ठीक है ना। अब सेंटेंसेस के ऊपर काम किया जाएगा, वेरियस जो है वो हमारे स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस के ऊपर, उसको मैं आपको पढ़ाता हूं। आपने कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बुक से एक पीडीएफ बनाया हुआ है, उसके थ्रू आपको पढ़ाते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, थो, येट, सो, दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इफ, नाइदर, नॉर, कंपैरिजंस किस तरह करते हैं, डिग्रीज किस तरह यूज करते हैं, राइट एक्सप्रेशंस किस तरह रखते हैं, कंसाइज और क्लैरिटी किस तरह आ सकती है, ठीक है ना। देखिए एक सेंटेंस लिखा है, पाकिस्तान डिड नॉट रिसीव मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग पेंडेमिक, अगेन सही है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पाकिस्तान रिसीव मीगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग पेंडेमिक। अब हमने क्या किया, हमने दो चीज की, हमने नेगेटिव एक चीज की, हमने इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर खत्म कर दिया। नेगेटिव स्ट्रक्चर खत्म करके इसकी जगह अच्छा वर्ड यूज हुआ, पूरी जो है वो एक्सप्रेशन इंप्रूव हो गई। थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हमने को इसके लिए एक बेहतर वर्ड यूज किया, इज रिलेटिवली एब्स्ट्रूज, एक्सप्रेशन हमारी बदल गई। क्या ये चीज आप एक दिन में सीख लेंगे, द आंसर इज नो। इसके लिए ग्रेजुअल प्रैक्टिस चाहिए, रोजाना आपका एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, आपको खुद लगेगा कि मुझे इंप्रूवमेंट आ रही है, और इस तरह सीखेंगे। यानी हम पहले चलेंगे वर्ड, देन सेंटेंसेस, फिर हम चलेंगे हमारे पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ के ऊपर आपको तीन चीजें सिखानी है जी। पहली चीज आपकी होती है टॉपिक सेंटेंस, फिर होती है पैराग्राफ की बॉडी, और फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस, उसके ऊपर काम किया जाएगा। पहले वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर एक टॉपिक होता है कि किस तरह टाइटल को समझा जाए। ये मैंने आपको बताया, 15 साल के मैं टॉपिक्स दूंगा, टॉपिक्स लेकर आऊंगा, उसको आपको ईच एंड एवरी कैटेगरी वाइज समझाऊंगा। क्वेश्चन आए, एंड आए, और आए, दो टॉपिक्स मिलकर आए, किस तरह करते हैं, मिसलिनियस किस तरह करते हैं, कॉलन आके दो चीजें लिखी होती हैं, उसको किस तरह अटैम्प्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो है बहुत सारे ऐसे इस तरह आते हैं जिसमें कॉलन लगकर आगे चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसको हम किस तरह अटैम्प्ट करेंगे। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस इन पाकिस्तान कॉलन इम्प्लीकेशन फॉर एन इंटीग्रेटेड कंट्री, तो इसमें किस पर बात होगी, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस के ऊपर या इसकी इम्प्लीकेशन फॉर एन इंटीग्रेटेड कंट्री,
किसके ऊपर बात होगी, इसको समझेंगे। आउटलाइन, अगेन कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन किस तरह बनानी है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है आउटलाइन का, पॉइंटर्स किस तरह यूज करने हैं, अगर आपने उसके अंदर केस स्टडी बनानी है, एविडेंस लिखना है तो उसको किस तरह किया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा। इंट्रोडक्शंस के डूज डोंट्स, उसका रूल्स, कंक्लूजन के रूल्स डूज एंड डोंट्स। मैं हमेशा रूल ऑफ थंब के ऊपर चलता हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट को एक रूल ऑफ थंब पता हो, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर पता हो, फिर वो उसी के ऊपर प्रैक्टिस करे ताकि उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो और वही चीज जाके अटेम्प्ट करे। Our approach doing essay, we'll start from very basic usage of appropriate words, move to next stage। मैं सारा आपको बता चुका हूं कि किस तरह हम जो है इस पूरे सेशन के ऊपर करेंगे। इंशाल्लाह इन द एंड यू विल हैव कॉन्फिडेंस बिकॉज यू विल हैव मोर आइडियाज देन रिक्वायर्ड 2500 वर्ड्स। एट द एंड इंशाल्लाह यू कैन राइट 2500 वर्ड्स इजीली। ठीक है, ये आपसे प्रॉमिस है। इसके अंदर मैं आउटलाइंस, इंट्रोडक्शंस आपको पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, पहले मैं इसमें कोई इंट्रोडक्शंस, आउटलाइंस और कंक्लूजन्स नहीं पढ़ाता था। मैं हमेशा यही कहता था, वही चाइनीज प्रोवर्ब कि डू नॉट गिव मी फिश बट टीच मी हाउ टू फिश। मैं आपको सिखाऊं कि आप खुद तरह किस तरह अटेम्प्ट करें। बनिस्बत मैं आपको कोविड की आउटलाइन दूं या एसएनसी की दूं या वुमेन के ऊपर दूं, बट ग्रेजुअली दूसरे टीचर्स देना शुरू कर दिया। बच्चे आते थे कि सर आप कितने टॉपिक्स पढ़ाएंगे, 10, 15, 20। तो मैं कहता था मैं तुम्हें 10, 15 टॉपिक्स भी पढ़ा दूं और तुम उसी को कॉपी पेस्ट कर आ जाओ तो उसका फायदा क्या है? एग्जामिनर तो तुम्हें नंबर नहीं देगा और तुमने खुद से रिसर्च की ही नहीं है, तुमने खुद से टॉपिक समझा ही नहीं है, तो तुम आर्ग्यूमेंट्स किस तरह बिल्ड करोगे? बट keep this debate separate apart. I will teach you 10 to 15 topics जिसमें यूएस चाइना भी है, एसएनसी भी है, कोविड भी और डिफरेंट टॉपिक्स भी है। बट अगेन वो इसलिए नहीं है कि आप उसको कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, वो इसलिए है ताकि आप उसे समझें और खुद से रिसर्च करें। आखिरी बात आ गई कि जो भी बच्चा एसए ज्वाइन करना चाहता है उससे रिक्वेस्ट है कि हमारा करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का बैच जरूर ज्वाइन करें। मैं हमेशा हर बैच में ये कहता हूं, आज भी ये रिपीट कर रहा था कि आप तो ऐसे ज्वाइन करें, मुझे तो कोई उसमें नुकसान नहीं है। आप आएंगे, फीस देंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप चले जाएंगे और आप खुश भी होंगे। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का बैच इसलिए बोलता हूं ज्वाइन करने के लिए ऐसे के बच्चों को, क्योंकि सारी डिस्कशन उसके अंदर होगी। नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक जो मैं करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा वो ऐसे के लिए बेसिकली होता है। किस तरह उसको 360 पे पढ़ाता हूं, यूएस चाइना 360 की डिग्री के ऊपर पढ़ाऊंगा ताकि आप वो पूरा डाटा, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग ऐसे में यूटिलाइज करें। एजुकेशन का टॉपिक हो गया, पॉपुलेशन का टॉपिक हो गया, हमारे पास कोविड का टॉपिक हो गया, पेंडेमिक का टॉपिक हो गया, टेक्नोलॉजी का टॉपिक हो गया। ये तमाम टॉपिक्स में करंट अफेयर्स में इस तरह पढ़ाता हूं ताकि वो पूरी इन्फो आप अपने एसे में यूज करें, इशू बेस्ड में। यानी मैं बोलूंगा कि एजुकेशन पे तैयार, तो मैं एजुकेशन में काफी चीजें वहां पर पढ़ा चुका हूं, जस्ट आपने उसमें वैल्यू ऐड करनी है, आपका एक पूरा इशू तैयार हो जाएगा। अगर वहां पे आपने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का बैच नहीं लिया तो फिर वो पूरी रिसर्च आपने खुद करनी है। ठीक है ना, पूरी रिसर्च आपने खुद करनी है। रिसर्च कैसे करनी है, कहां से करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, आई विल टेल यू ड्यूरिंग द सेशन। मैं आपको तमाम प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा रिसर्च किस तरह करनी है, सब चीजें बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास लेक्चर होगा, आपकी 70% रिसर्च आपको करने की जरूरत नहीं। सो अगेन इट इज माई सजेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू एनरोल इन इंग्लिश एसे, काइंडली एनरोल इन करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स एज वेल। आप खुद एंड में फील करेंगे कि आपकी कितना टाइम बचा, आपको कितना फायदा हुआ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स और फिर जो है हम आगे मूव करेंगे और इंग्लिश कंपोजिशन की तरफ जाएंगे। कंपोजिशन में जी, वो कंपोजिशन में चलें जी। मैं आपको अनम्यूट करने का मौका दे रहा हूं, जिसको अनम्यूट करके सवाल पूछना है वो भी पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं कंपोजिशन में जी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? जी अंसर कदीर जी, कदीर पूछें जी, अनम्यूट करें अपने आप को और क्वेश्चन पूछें जी अगर आपने पूछना है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर एक्चुअली ये पूछना था कि वो यानी कि ये जो सेशन है कब से स्टार्ट हो और फीस स्ट्रक्चर वगैरह, और वो थोड़ा सा गाइड करते हैं। आपने प्रीवियस सेशंस नहीं लिए? कल वाला और परसों वाला सेशन नहीं लिया था? नो सर, आज ही मैंने ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा गाइड करते हैं प्लीज। तो चले मैं आपको बता देता हूँ। असल में हमारा पूरा अप्रैल का बैच जो है वो कल से स्टार्ट है। इससे पहले हम करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और डिफरेंट का ओरिएंटेशन सेशन ले चुके हैं। इसकी फीस जो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको तमाम चीज़ें बता दूंगा। ठीक है,
मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको तमाम चीज़ें जो है वो बता देता हूँ, ठीक है? प्लीज अपना नंबर बता दें, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे रब्ता करूँ। मैं चैट पर लिख देता हूँ, ठीक है? ओके। ठीक है, तो मैंने चैट पर लिख लिया, आप यहाँ से कर लीजिएगा। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? अगेन इस ऐसे, अभी ऐसे सेंट्रिक डिस्कशन नहीं हो रही, ऐसे की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी सवाल है वो पूछिए। जी इमरान पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, I am starting my English from basic level. You will cover everything, sentence structure, mean के tenses, direct indirect. Yeah, नहीं जी, अच्छा ये मैं आपको एक बता, अच्छा कि आपने इमरान पूछ लिया। एज फार एज द टेंसेज इज कंसर्न, वो नहीं, टेंसेज कभी भी मैं कवर नहीं कराता इस पूरे में, बिकॉज टेंसेज एक ऐसी चीज है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कम से कम उसकी यूजेज और उसकी चीज आपको पता हो, ठीक है ना? टेंसेज में कवर नहीं कराऊंगा। बाकी ग्रामर में क्या चीजें कवर कराऊंगा, अभी आप इंग्लिश कंपोजिशन का सेशन देखेंगे, ग्रामर जितनी भी कवर होगी ना वो ऐसे में कवर नहीं होगी, बात याद रखना, वो इंग्लिश कंपोजिशन वाले पार्ट में कवर होगी। ग्रामर जितनी भी कवर होगी वो इंग्लिश कंपोजिशन में, क्योंकि इंग्लिश का पेपर असल में देखा जाए तो इंग्लिश कंपोजिशन का है, ऐसे बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स का पेपर है, ठीक है? तो अब इंग्लिश कंपोजिशन का ओरिएंटेशन सेशन होगा, मैं आपको बता दूंगा हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। सज्जादुल्ला आकाश जी, सज्जादुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली ये बताएं कि एवोल्यूशन और चेकिंग किस तरह से होगी पूरे सेशन के दौरान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सवाल है, मैं बताता हूँ। जी इमरान पूछें जी। sir, there will be individual class for English essay and English basic. जी जी, मतलब इंग्लिश ऐसे के सेशंस अलग से चलेंगे और कंपोजिशन का सेशन अलग से चलेगा। Thank you, sir. अच्छा, आप इससे पहले इमरान ने अच्छा क्वेश्चन किया कि सर एवोल्यूशन का क्या है, तो ये होगा कि ड्यूरिंग द सेशन हमारे असाइनमेंट्स होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, ड्यूरिंग द सेशन भी आपके असाइनमेंट टेस्ट होंगे, और सेशन खत्म होने के बाद से आपसे जो है 3 ग्रैंड मॉक्स लिए जाएंगे, 3 ऐसे के टेस्ट लिए जाएंगे जो कि ग्रैंड मॉक्स होंगे। देन आपका सेशन जो है कंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद से जिस बच्चे को असेसमेंट करानी है या टेस्टिंग में करना है या कुछ भी पार्टिसिपेट करना है, वो आएगा, वो बताएगा। उसकी अगर कोई सीरीज चल रही हो तो उसमें अपने आप को रजिस्टर कराएगा, या अगर सेपरेटली चेक करना हो तो उसके भी फिर जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन उसके चार्जेस सेपरेट होंगे, ठीक है ना? ये कभी भी नहीं होगा जो दूसरे टीचर्स कहते हैं ना कि सेशन खत्म होने के बाद हम आपको पूरे जब तक पेपर होगा तब तक चेकिंग करेंगे। अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग, जो ये कहते भी है ना वो फिर जो है वो आगे पीछे से चेक करके आपको दे देंगे। चेकिंग ऐसे इज वेरी डिफिकल्ट, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमारा पूरा सेशन ये है, मैं क्लियरली आपको वर्ड्स में बता रहा हूँ, कोई मिन्स वर्ड्स नहीं कर रहा, ताकि कल को आप ये ना बोलेंगे सर ने जो है वो बोला कुछ था। ड्यूरिंग द सेशन असाइनमेंट्स, टेस्ट जो भी है वो होंगे। आफ्टर द सेशन 3 ग्रैंड मॉक्स होंगे, वो आप देंगे। उसके बाद से टेस्ट, असेसमेंट जिसको भी करानी है उसकी सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगी, उसकी सेपरेट फीस होगी। और किसी को जी कोई बात पूछनी है? एंड सेम इज द केस विद एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या कुछ भी हो। कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है कंपोजिशन शुरू करते हैं जी। चलें जी, वेलकम अगेन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन ऑफ इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन। अच्छा जी, ऐसे में अभी तक हमने जितनी भी बात की थी उसमें हमने काफ़ी बात की, आर्गुमेंटेशंस की, एविडेंस की, टेक्निक की। अगर आप मुझसे रियल सेंस में पूछें ना कि इंग्लिश लैंग्वेज का कौन सा पेपर है, ऐसे लैंग्वेज का पेपर नहीं है, ऐसे आपके आर्गुमेंटेशन का पेपर। असल लैंग्वेज का जो पेपर है वो है इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन। इन दिस पेपर योर कमांड ओवर लैंग्वेज विल बी टेस्टेड, कि आपकी कमांड कितनी है लैंग्वेज के ऊपर। ईच एंड एवरीथिंग यहां पर चेक होता है, आपके टेंसेस, आपकी पंक्चुएशन, आपकी प्रीपोजिशन, आपके आर्टिकल्स, ठीक है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपके वॉइसेस, आपके नरेशंस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी चेक्ड इन दिस एग्जाम। सो अभी से अपने जहन में बिठा लें कि दिस इज द एग्जाम इन विच योर कमांड ओवर लैंग्वेज विल बी चेक्ड, ठीक है ना? तो अक्सर मैं ये देख रहा होता हूँ, बच्चे समझते हैं कि भाई करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में लैंग्वेज गलत भी हो जाए चल जाएगी, लेकिन इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन में गलत हो गई तो फेल हो जाएंगे, तो यहां पर ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना।
कोई भी पेपर हो आपने उसमें लैंग्वेज सही रखनी है, क्योंकि एक दफा गलत लैंग्वेज की आदत पड़ गई फिर आप इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन में भी गलत इंग्लिश लिखेंगे, तो यहां पर फिर आपका फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। चाहे आप ऐसे भी शायद पास कर लें, आप दूसरे सब्जेक्ट बड़े अच्छे नंबर से पास कर लें, बट यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस सब्जेक्ट अंटिल एंड अनलेस आपकी रिटन इंग्लिश करेक्ट नहीं है। अच्छी की बात नहीं कर रहा, करेक्ट नहीं होगी यह चीज पास नहीं होगी। ठीक है, डिवीजन ऑफ पेपर किस तरह से है जी, इसका डिवीजन ऑफ पेपर बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंसंट्रेट किन चीजों पे करना है। ठीक है, या हम आपको कंसंट्रेट किन चीजों पे कराएंगे, जो ज्वाइन कर रहे हैं अगेन उनके लिए तो फिर होगा ही बात में, लेकिन जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं भी ये चीज बता दूं। पहले डिवीजन ऑफ पेपर समझ लेते हैं। 100 मार्क्स का पेपर है जी, 20 मार्क्स हैं हमारे एमसीक्यूज के, जो कि वोकैबुलरी होती है, जिसके अंदर 10 सिनोनिम्स हैं, 10 एंटोनिम्स हैं। देन 20 मार्क्स की हमारे पास है प्रेसी। देन 20 मार्क्स के का है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन। प्रेसी क्या है जी, एक पैसेज आता है, वो आपको प्रिसाइज वे के अंदर लिखना पड़ता है 1/3 करके, बहुत सारी उसमें बाकी की डिटेल्स हैं, वो बाद में जाएंगे। देन है जी हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का। 5 मार्क के हमारे करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं, कभी 10 मार्क्स के भी आ जाते हैं। 5 मार्क्स की पंक्चुएशन होती है हमारे पास। नरेशन कभी 5 मार्क्स की या 10 मार्क्स के होते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स जिसको हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं, अगेन 5 के भी आ सकते हैं, 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं। एनालॉजी आती है, देन ट्रांसलेशन आती है हमारे 10 मार्क्स की। कभी कभी पंक्चुएशन भी आ जाता है 5 या 10 मार्क्स का, एनालॉजी या पेयर ऑफ वर्ड्स की जगह। तो यह है हमारी डिवीजन। ठीक है, यह है हमारी डिवीजन ऑफ पेपर, जिसके ऊपर पूरा पेपर कंसिस्ट करता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की जो करेक्ट या इनकरेक्ट स्ट्रेटजी है या प्रिपरेशन का प्लान है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। अच्छा, पहले ये बताने से पहले मैं एक और चीज बताता हूं। ये वाहिद पेपर वो है कि जिसमें आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपने ये पेपर पास किया है या फेल किया है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज अपने पास से नहीं लिखनी, सब चीजें लिखी हुई है, उसको सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिखना है, प्रिसाइज वे के अंदर लिखना है। आपने कोई भी चीज अपने पास से याद करके नहीं लिखनी, यानी सेंटेंस लिखा है उसको करेक्ट करके लिखना है, पैसेज दिया हुआ है उसी में से क्वेश्चन है, उसी में से आंसर निकाल के लिखना है, प्रेसी का पैसेज किया हुआ है उसी को प्रिसाइज करके लिखना है 1/3 में। आपने कोई भी चीज अपने पास से नहीं लिखनी। तो ये वो पेपर है जहां पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे के बाद खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये पेपर मैंने पास किया है या फेल किया है, किस तरह मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले वो बच्चों की बात कर लूं कि जो बच्चों की इनकरेक्ट स्ट्रेटजी है। क्या है इनकरेक्ट स्ट्रेटजी? बच्चे ने पूरा पेपर देखा, बच्चा पूरे साल क्या करता रहता है, बच्चा पूरे साल इन 5-5 नंबर के पीछे भागता रहता है। वो पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए ख्वार होता रहेगा, पूरी बुक याद करता रहेगा कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर कि जी एडॉप्ट और एडेप्ट में क्या फर्क है, और जी इसके अंदर और एयर और हेयर में क्या फर्क है। ठीक है, बोल पऊगी ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ। ठीक है, हेयर और एयर में क्या फर्क है, वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स पूरा याद करता रहेगा। इडियम्स के ऊपर, बुक के ऊपर वो उसके ऊपर याद करता रहेगा। ठीक है, इसी तरह जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, इसके ऊपर अपना टाइम जाया करता रहेगा। ठीक है ना, सेम इज द केस विद एनालॉजी हो गया, पंक्चुएशन के ऊपर अपना टाइम जाया करता रहेगा। अब एट द एंड जब वो पेपर में जाता है, ये जो 5-5 नंबर की चीजें होती हैं ये वो सही भी कर लेता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत टाइम लगाया हुआ होता है, बट एट द एंड वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रायोरिटाइज नहीं किया कि क्या चीज उसको पास करा सकती है और क्या चीज पास नहीं करा सकती। पास आपको कौन सी चीजें कराएंगी? पास आपको 4 चीजें कराएंगी जिसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा फोकस आपने 4 चीजों पे करना है। अगर वो आपकी 4 चीजें सही हो गई, नो वन गेट यू फेल इन दिस एग्जाम, नो वन कैन फेल यू इन दिस एग्जाम। कोई भी आपको इस एग्जाम में फेल नहीं कर सकता। हाँ, अच्छे नंबर चाहिए, सारी चीजों पे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 4 चीजें ऐसी हैं अगर आपने आज से फोकस किया, आप इस पेपर में फेल नहीं हो सकते। पहली चीज क्या है? पहली चीज है आपकी वोकैब। पहली चीज क्या है? आपकी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के ऊपर आपने काम करना है। क्यों? क्योंकि पहले जो 20 एमसीक्यूज हैं वो पूरे वोकैबुलरी के ऊपर है। अगर आपकी वोकैब अच्छी है, आपने इसके अंदर टारगेट रखना है कि आई हैव टू स्कोर 15+ मार्क्स इन वोकैबुलरी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल वोकैबुलरी आए, मैंने 15+ स्कोर करना है।
ठीक है ना। अभी 2021 के अंदर बहुत मुश्किल वोकैबुलरी आई थी लोगों के 1 या 2 से, उसमें से भी मेरे 7 से 9 सही थे क्योंकि मैंने वोकैबुलरी पे बहुत काम किया है। ठीक है, किस तरह काम करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आपने टारगेट करना है वोकैबुलरी के ऊपर आपने काम करना है। 15+ मार्क्स का टारगेट है। और जब आप वोकैबुलरी के ऊपर काम करेंगे ना, तो वोकैबुलरी ना सिर्फ आपको यहां पर एमसीक्यूज में काम देगी, बल्कि वोकैबुलरी आपको प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन एज वेल एज एसे और तमाम सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगी। तो एक चीज के ऊपर काम करना, वही जो मेरा शुरू से स्ट्रेटेजी है कि कम इनपुट देकर ज्यादा आउटपुट लेना, वो वाला प्रिंसिपल यहां पर अडॉप्ट हो रहा है। पहला हमारा टारगेट पॉइंट क्या है? वोकैबुलरी। उसको बड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है। कहां से प्रिपेयर करना है? जीआरई की आप बुक लें, उसमें से आप वोकैबुलरी पढ़ना शुरू करें। रोजाना अगर आप 7 से 8, 10 वर्ड्स भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। दूसरा काम आपने क्या करना है? पास्ट पेपर्स के देख लें, जो एमसीक्यूज आए उसको देखना है। तीसरा काम आपने ये करना है कि कोई भी आप जो है वो बुक पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, उसमें से जो भी मुश्किल वर्ड आ रहा है वो अपने आप पे लिखें, उसकी मीनिंग लिखें, उसका यूजेज ऑफ वर्ड लिखें। आपकी इस तरह वोकैबुलरी हो, यानी आपने 3 वे में वोकैबुलरी तैयार करनी है। जीआरई, पास्ट पेपर और रोज की बुनियाद के ऊपर जो आप चीजें पढ़ रहे हैं वहां पर जो डिफिकल्ट वर्ड आएगा वो लिखिए। तो पहला फोकस्ड होगा वोकैब के ऊपर। दूसरा फोकस्ड है आपका प्रेसी के ऊपर। प्रेसी में आपने टारगेट रखना है 10+ या 12+ मार्क्स का टारगेट, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेन 12 और 13 मार्क्स इन प्रेसी, बिकॉज इसके अंदर मार्क्स लेना वाकई ही मुश्किल है। लेकिन ये आपका फोकस्ड होना चाहिए। वो छोटी छोटी चीजें फोकस नहीं है हमारे, हम बड़ी चीजों के ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमें पेपर पहले पास करना है, फिर हम ज्यादा मार्क्स का सोचेंगे। प्रेसी किस तरह आपने करनी है? पहले तो पूरी पढ़नी है, किसी टीचर से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, आपकी मर्जी है। हमारे पास आ रहे अगेन वेल एंड गुड है, लेकिन कहीं से भी पढ़े। उसके बाद से आपने 1973 से लेके 2020 तक जो है वो आपने 2020 तक जो है, एक्सक्यूज मी, अच्छा 2020 तक के जो आपने पास्ट पेपर्स है ना, उनको आपने अटेम्प्ट करना है, चेक करवाना है, इवेल्युएशन करवानी है, उसकी फीडबैक लेना है। 1973 से लेके 2020 तक, अगर आप मुझसे बोलेंगे मैंने 1973 से लेके 2020 तक 2 दफा किया है, यानी पहले मैं 2000 जब मैं पेपर दे रहा था 2019 का दिया था, 2018 से लेके 1973, देन 1973 से 2017, यानी मैं 18, यानी मैं जिनसे प्रेसी चेक कराता था, हमारी मैडम होती थी, वो भी बेजार आ गई थी। वो मुझे बोलती थी शरियार तुम जो है वो भाई माफी दे दो, तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा, अब हमसे ये प्रेसी चेक नहीं करा के, और हम थक गए। मैं कहने का मकसद ही नहीं, अपनी तारीफ करने का मकसद नहीं, अपनी ये चीज बताना है, पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, आपके दिमाग में इनकलकेट करना है कि यू हैव टू डू एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, अदरवाइज प्रेसी पास नहीं होगी। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है तीसरा, वो है कॉम्प्रीहेंशन। क्यों? क्योंकि अगेन 20 नंबर का है, इसमें से भी आपने 15-40 नंबर को टारगेट करना है। स्ट्रेटेजी क्या है? पहले तो सीखना है कॉम्प्रीहेंशन किस तरह करें, हमारे हमसे सेशन ज्वाइन करें, कहीं से भी सीखें, अगेन आपकी मर्जी है। उसके बाद से जो है वो आपने करना क्या है? आपने करना है एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। अगेन 1973 से लेकर 2020 तक आपने कॉम्प्रीहेंशन टाइम करना है और चेक करवाना। ठीक है, अब देखें जरा सा गेम देखते हैं। वोकैब में आपने फोकस किया पूरे साल, आपके 15 मार्क्स आ गए, कितने हो गए? 15 मार्क्स। प्रेसी में आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, आपके 10 मार्क्स आ गए फॉर एग्जांपल, या 12 मार्क्स आ गए। आपने कॉम्प्रीहेंशन में पूरे साल मेहनत की, आपके कितने आ गए? 12 मार्क्स। 12-12 24 और ऊपर 15, कितने हो गए? 39 मार्क्स। सिर्फ आपने 3 चीजों पर मेहनत की, आपके कितने मार्क्स आ गए? 39। पेपर में कितने वाला पास है? 40 वाला। बच्चे क्यों फेल होते हैं कंपोजिशन में? मुझे नहीं पता, वजह मैंने आपको बताई। फोकस्ड, प्रायोरिटी बेस्ड प्रिपरेशन नहीं है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इडियम्स के ऊपर भागते रहेंगे, पंक्चुएशन के पीछे भागते रहेंगे, प्रीपोजिशन के पीछे भागते रहेंगे, ये चीज कर लूं, ये चीज कर लूं। पूरी रेनन मार्टिन पढ़ रहे हैं, और पूरी जो है वो तो जे थॉमसन है और माइकल स्वान है, पूरी ग्रामर की बुक पढ़ रहे हैं। भाई क्यों पढ़ रहे? जो टारगेटेड है, जो तुम्हें पास चीज कराएगी वो चीज करनी है, दैट इज इट। अब देखिए ना, आपने 15 यहां से लिए, 12-12 यहां से लिए, 39 मार्क्स होगा। 1 नंबर आपको चाहिए पूरे पेपर में, आप 15 मार्क्स और ले लेंगे, आपका स्कोर 55-60 आ जाएगा इजीली, विदाउट डूइंग एनीथिंग रेडिकल या कोई नॉन सीरियस चीज करने के अलावा।
फिर जो आपका आखिरी टारगेट है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है वो है अगेन वेटेज के लिहाज से वो है आपकी ट्रांसलेशन की आप प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ ट्रांसलेशन अवेलेबल है वो करें। यहां से भी अगर आप 5 से 6 नंबर ले लेते हैं तो विदाउट डूइंग एनीथिंग, कोई और सवाल किए बगैर आपका पेपर पास हो जाएगा। फिर आप जो भी करेंगे वो अच्छे नंबर लेने के लिए करें, ठीक है ना। आप इडियम्स 12-12 हजार इडियम याद कर रहे हैं, कम प्रीपोजिशन के पीछे भाग रहे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के पीछे भाग रहे हैं, वो आपको 5 नंबर दिला देगा, 7 नंबर, 10 नंबर, 15-20 नंबर आ जाएंगे। बट जो मेन फोकस टारगेट है वो आज से अपने दिमाग में बिठा लें, वोकैब, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन। और इसमें मैंने आपको डिवाइड करके भी बता दिया। देखिए ना, अब आप गए पेपर में, आपने वोकैब की, वोकैब में तो पता चल जाएगा ना कि भाई मेरी कितनी वोकैब सही थी, कितनी गलत थी। आपने देखा भाई 15 सही थी। प्रेसी आपने किया, प्रेसी का पैसेज समझ में, आपने उसको प्रेसाइज करके लिखा, आप समझ में आ गया कि भाई प्रेसी सही थी, टाइटल भी सही दिया। सेम इज द वे केस विद कॉम्प्रिहेंशन। तो देन एंड देयर ही आपको पता चलता है मेरा पेपर पास है। मुझे कभी भी कंपोजिशन में ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोलूंगा मेरा पेपर फेल है। मैं पेपर करता था एनआईवीएस कि सही है, पास है, मेरा पेपर पास है। कंपोजिशन में मुझे कोई फेल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह इस पेपर को पास करना है, मुझे इसका टेक्निक पता है, क्योंकि इसमें तो हर चीज सामने मौजूद है ना। हाँ, ऐसे तो नहीं है कि एक ही सवाल है, एक ही 100 नंबर की चीज है, पता नहीं पास होगा नहीं होगा, ठीक है। बाकी आ जाए ग्रामर के ऊपर। अब आ गया ग्रामर का पार्ट जिसमें पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, फलाना, ये सब चीजें। इसमें से हम आपको क्या क्या प्रिपेयर कराएंगे मैं आपको वो बता देता हूं ताकि आपकी वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। किसी ने पूछा भी था, ठीक है जी। कंपोजिशन में, ग्रामर में ये तमाम चीजें कंप्लीट कवर होंगी। सबसे पहले एरर करेक्शन के ऊपर काम होगा जो 10 नंबर का सवाल आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर इन द यूज ऑफ वर्ब, एडवर्ब, नाउन, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस के ऊपर जो एरर होते हैं, कंजक्शन, कंसिस्टेंसी, कुछ यूजेज होते हैं, नीड, डेयर, हाई टाइम, हैड बेटर, हाई टाइम, ऑल्दो, थो, यट की यूजेजेस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर, नोर किस तरह यूज करते हैं, सच, दैट, सो, वेरी। इसके अलावा स्केर्सली, हार्डली किस तरह यूज किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। फिर कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाए जाएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के क्या होते हैं। पंक्चुएशन का पूरा एक डिटेल लेक्चर होगा, फुल स्टॉप्स, पैरेंथेसिस, पॉजेस, एपोस्ट्रोफीज, डैशेस। फिर आर्टिकल्स ए एंड द, वन एंड फॉर ऑल आपकी प्रॉब्लम खत्म कर दिया जाएगा। देन नरेशन आ जाएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। देन ट्रांजिशनल वर्ड्स किस तरह यूज करते हैं, ये हम कवर कराएंगे ग्रामर में। एंड इट इज मोर देन इनफ है, ये मैं आपको बता दूं। ये भी हम फोकस्ड स्टडी करेंगे, यानी भाई जो पेपर में जो सेंटेंस करेक्शन के लिए आते हैं, जो चीज टेस्ट होती है वो पढ़े ना। पूरी बुक हम क्यों पढ़े भाई, शौक है, पेपर के बाद पढ़ लेना, क्वालिफाई करने के बाद। मुझे तो वो 10 में से 10 नंबर चाहिए। अब मैंने 10 में से 10 नंबर में देखा, अच्छा वो ये चीजें हैं, कोई 25 से 30 चीजें जो हर साल वो टेस्ट करता है, ठीक है, 25 से 30 चीजें पढ़ लूंगा, उसी को रिवाइज कर लूंगा, खत्म हो गई कहानी। मैं क्यों बिला वजह में पूरी बुक्स पढ़ूं, ठीक है ना। मुझे तो जस्ट पेपर सेंट्रिक प्रिपरेशन करनी है। हाँ, मुझे शौक है, मैं बाद में सारी चीजें पढ़ लूंगा, ठीक है। तो ये चीजें इंशाल्लाह ग्रामर में कवर कराएंगे। एक्सटेंसिव लेक्चर प्रेसी पर होगा, एक्सटेंसिव लेक्चर कॉम्प्रिहेंशन पे होगा। प्रेसी में हर चीज के ऊपर काम होगा, टॉपिक किस तरह डांटते हैं, कितनी लेंथ होनी चाहिए, किस तरह टाइटल देते हैं, टाइटल कितने तरीकों के होते हैं, प्रेसी राइटिंग का मेथड क्या है, अगेन किस तरह, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, उस तरह करके फिर आपकी जो है वो प्रेसी के टेस्ट होंगे। ड्यूरिंग द सेशन भी प्रेसी के टेस्ट होंगे। तकरीबन 8 से 10 जो है वो कंपोजिशन के पेपर के टेस्ट होंगे। इस बैच के अंदर 8 से 10 टेस्ट होंगे। फिर एट द एंड आपका ग्रैंड मॉक भी लिया जाएगा। फिर उसके बाद से जिसको अगेन एवोल्यूशन या करानी हो तो वो फिर सेपरेट है, ठीक है जी। तो ये था कंपोजिशन का सेशन, ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है। सना वॉइसेस चेक नहीं होते ना, वॉइसेस पेपर में अलग से कोई सवाल आता नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं वॉइसेस कराता नहीं। वो वॉइस की नहीं, वो वॉइसेस की बात कर रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आप बताएं किसी को कोई क्वेश्चन। याद रखिएगा, प्रिपरेशन मुझसे करें, किसी और के पास करें, किसी भी एकेडमी के पास करें, इन 4 चीजों को आपने अच्छा नहीं छोड़ना। वोकैब, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन। अब आ जाते हैं एक का सवाल, किसी का लास्ट सेशन में क्वेश्चन था कि सर डेली की बेसिस के ऊपर क्या करें। देखिए, मैंने डेली की आपको रूटीन बताई है। सुबह को उठें, 45 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को देना है, वो पढ़ें। किस तरह पढ़ना है, किस तरह इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है, मेरा लेक्चर अवेलेबल है, मैं ग्रुप में शेयर भी कर चुका हूं, उसको सुने। देन दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, आपने 15 से 20 मिनट वोकैब को देने रोजाना सुबह उठकर।
वोकैब करनी है। फिर आपने तीसरा काम करना है, एक प्रेसी या एक कॉम्प्रिहेंशन आपने अटेम्प्ट करना है। एक प्रेसी या एक कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना है। अपने टाइम टेबल में लिख दें, वीक में आपको कम से कम 3 प्रेसीज और 3 कॉम्प्रिहेंशन हर हाल में अटेम्प्ट करना है। सुबह उठे, न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर के बाद 15 से 20 मिनट वोकैब, उसके बाद से आपने प्रेसी अटेम्प्ट की। प्रेसी का 50 मिनट में अटेम्प्ट करनी होती है, कॉम्प्रिहेंशन 30 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है। ये हो गया, आपका काम खत्म। आपने जो है वो फिर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा या कोई भी कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा, फिर रात में भी कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट। दूसरे दिन उठे, प्रेसी की हुई थी पहले दिन, तो दूसरे दिन कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, वही वोकैब वही न्यूज़पेपर। तीसरे दिन कंपोजिशन को छोड़ के एसे के ऊपर काम किया, रिसर्च की, उसके बारे में काफी चीजें कर ली। हफ्ते में, अभी तो आप नए हैं तो तकरीबन 15 दिन में आपने एक एसे लिखना है। हफ्ते में 3 प्रेसीज और 3 कॉम्प्रिहेंशन, और वोकैब रोजाना चलती रहेगी। सर रिटन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं, तो प्लीज एक लेक्चर इस पे भी हो। सर क्या नहीं समझा मैं सना, दोबारा से बताएं क्या है आपका क्वेश्चन, अनम्यूट करके पूछें। जी तंजीला पूछें जी। रुके मैं आपको इजाजत दे देता हूं अनम्यूट करने की, कोई मुझे लगता है कि मैंने नहीं दी हुई। चले जी, जिसको जो क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट करे और फिर पूछें। अच्छा तंजीला कह रही है दोबारा रूटीन, मैं दोबारा रूटीन बताता हूं। सुबह उठे, 30 to 45 मिनट्स में आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर आपने 20 मिनट वोकैब को देने हैं, एक प्रेसी अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद खत्म। दूसरे दिन आपने यही सुबह उठे, न्यूज़पेपर, वोकैब, प्रेसी की जगह कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना है। फिर आप उसके बाद चाहे ऑप्शनल प्रिपेयर करें, कंपलसरी करें, वो आपके ऊपर। तीसरे दिन आपने इन सब की जगह क्या करना है, एसे को टाइम देना है। यानी आपने 15 दिन में एक ऐसे अटेम्प्ट करना है, हफ्ते में 3 प्रेसीज और 3 कॉम्प्रिहेंशन जरूर अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा शुमाइला का कोई सवाल है जी? शुमाइला पूछें, अपने आप को जो है वो अनम्यूट करके पूछें जी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये हम लोग ये जो प्रेसिस अटेम्प्ट करेंगे हफ्ते में 3, तो ये कहाँ से करनी है? और कंपोजिशन देखिए ना, मैंने यहाँ पर अगर आपको पॉइंट यहाँ पर मेरे ख्याल में क्लियर नहीं हुआ, मैंने बताया भी था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी था प्रेसी। मैंने कहा लेक्चर पास्ट पेपर्स, मैंने बोला कि पीछे जाएंगे, यानी 2020 की अटेम्प्ट करेंगे, फिर 19 की, फिर 18 की, फिर 17 की, फिर 16 की, और फिर 1973 तक जाएंगी, और फिर इस तरह अटेम्प्ट करेंगे। यानी पास्ट पेपर से आपने प्रेसिस को अटेम्प्ट करना है, पास्ट पेपर से आपने कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करना है। जी जी, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करता तो हूँ फर्रुख, ठीक है ना, तो ये आपने ज़रूर करना है। फिर अगेन देखें, मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग सेशन ज्वाइन करते हैं या आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें। देखें ना, आपको डेमो क्लास में अगर इतना फ़ायदा हुआ है तो सोचें कि सेशन के एंड में आपको कितना फ़ायदा होगा। जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते अगेन इट्स अप टू देम। मैंने पूरी स्ट्रेटजी उनको बता दी। CSS इज़ ऑल अबाउट गाइडेंस, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई कर सकता है तो ज़रूर करें, आप ही का एडवांटेज है। जब डेमो की एक क्लास में आपको इतना फ़ायदा हो रहा है तो सोचें आपको सेशन में कितना फ़ायदा होगा। सज्जादुल्ला का सवाल है जी, आकाश पूछे जी। सर जो कि आज मेरा पहला क्लास है, तो कैन यू प्लीज एलोबरेट के पूरा ये सेशन में क्या क्या होगा और व्हाट विल बी द ड्यूरेशन फॉर द सेशन, ये सारी अच्छा details- आकाश, ठीक है, मैं आपको जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास? जी सर, नोट डाउन कर दिया है आपका नंबर। ठीक है ना, तो बस सेशन के बाद से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं सारी चीज़ें आपको उसमें बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा रिपीट करना बाकी बच्चे हैं तो उनको फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। राइट सर। चलिए, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन? जी सना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ना ये आपसे पूछ रही थी कि मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है ना, हम नहीं आ रही जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वी डू नॉट हियर यू सना, आपकी आवाज़ नहीं। जी अब आ रही है आपकी आवाज़, पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है ना, हम रिटर्न में जैसे यूज करते हैं और इसके अलावा न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो उसमें भी यूज किए होते, तो एक लेक्चर अगर काइंडली आप इस पे भी मतलब जनरली सर वॉइसेस का करवा दें। हाँ हाँ ठीक है, वो एट द एंड एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जी। कोई इतना बड़ा
पता नहीं है। अगर टेंसेस आते हैं ना जिसको, तो वॉइसेस में कुछ नहीं है, वो फिर एक ऊपर ही ठीक है। रूल करना होता है, वो हो जाएगा, कोई इतना बड़ा और एक बिग और बिग। क्वेश्चन भी था। हाँ सर, मतलब हम जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रेसिंग खुद कर रहे हैं, कंपोजिशन भी कर रहे हैं, लेकिन मतलब हमें कैसे आइडिया होगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उस टाइम मतलब हम किसी से चेक नहीं करवा रहे। अच्छा, पहले इसमें तो आपने ये करना है कि पहले जैसे ही लेक्चर होगा ना, तो पहले तो आपने वीकली टेस्ट देने हैं। मैं कोशिश करता हूँ वीकली टेस्ट में आपका कंपोजिशन ज़रूर लूँ। तो प्रेसी आपने वहाँ पर देख लेनी है कि भाई मैंने जो प्रैक्टिस की थी, अब जो टेस्ट है उसके अंदर मेरा क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो टेस्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप किसके ऊपर है, जब फीडबैक मिलेगा कि आपकी ये गलतियाँ आ रही हैं, तो वो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। फिर अगले हफ्ते टेस्ट देना, फिर अगले हफ्ते टेस्ट देना, ना 8 to 10 टेस्ट होंगे कंपोजिशन के, ठीक है ना। फिर उसके अलावा अगर आपको डेली बेसिस के ऊपर असेसमेंट करानी है, तो फिर उसके अलावा बैच के बाद से आप जो है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। फिर उसके ऊपर अगर ज़्यादा बच्चे होंगे, सबने चेक करानी होती, तो उसका एक अलग से हम मॉड्यूल फिर कर देंगे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन जी? चलें, अब हम करते हैं 7:15 बजे 7:15 के ऊपर हम अपने एसए की क्लास करेंगे, जिसमें हम 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैं आपको बता, ऑल दो टेक्निक को आप लोगों को नहीं पता कुछ भी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि आप लोगों को पता चले कि सर किस तरह पढ़ाते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा उसके लिए मैंने एक आउटलाइन इंट्रोडक्शन वगैरह तैयार किया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो हम पढ़ेंगे। काइंडली क्लास को ज़रूर जो है ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो ये आउटलाइन इंट्रोडक्शन वगैरह मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा, शेयर मतलब पढ़ाऊँगा, तो आप लोग जो है वो क्लास में रहिएगा। ये देखें पूरा है आपके लिए, आउटलाइन वगैरह मैंने तैयार की है, तो इसको जो है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 7:15 के ऊपर क्लास होगी। यही आईडी है, दोबारा भी आईडी शेयर कर दूंगा। 7:15 टिल देन, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।